हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल हॉरर स्टोरी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो चलिए चलते अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं बिहार के साहगंज जिले का रहने वाला। तो मैं आपको गाँव का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वह गर्मी का दिन था। तो हमारे गाँव के पास ही में एक नदी बहती है। तो गर्मी में वह नदी काफ़ी उफान पर होती है और गाँव का आसपास का क्षेत्र, सभी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि घर से निकलने पर चारों ओर पानी ही पानी नज़र आता है। तो एक दिन माँ बोली कि बेटा, अब घर में राशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे और बिना खाए कब तक हम जिंदा रह पाएंगे। ना जाने ये बाढ़ और ये पानी कब कम होगा भी कि नहीं। तुम ऐसा करो, आज शहर रामपुर चले जाओ, वहाँ से कुछ दिनों के लिए घर का राशन और चावल दाल भी खरीद लेना। तो मैं लगभग 1:30 बजे अपने घर से निकलकर रामपुर शहर चला गया। बाजार और में काफ़ी भीड़ और सामान लेते समय शाम के 5 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। सूरज अब डूबने वाला ही था। तो मैंने सोचा कि यदि और देरी होगी तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। चारों ओर पानी ही पानी, रास्ता का कुछ पता ही नहीं है और बिजली भी नहीं है। खैर, मेरे पास अपनी एक मोबाइल का ही सहारा था। तो गांव में मैं किसी तरह पहुंचा और तब तक शाम के 6:30 बज चुके थे। रात हो चुकी थी। चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया था। गांव में ना जाने क्यों, लेकिन अजीब सा सन्नाटा फैला था। कुत्ते और सियार भी आज नहीं बोल रहे थे। खैर, मोबाइल के टॉर्च से उस गुप्त अंधेरे में और पानी से भरे पगडंडी रास्ते ने अपनी घर की ओर चल दिया। तभी कुछ देर चलने पर मुझे एक पेड़ दिखा। शायद वह बाढ़ के उस तूफान में टूट गया था और उसकी एक डाल पर एक औरत सफ़ेद वस्त्र पहने बैठी थी। रात में उसे देखकर काफ़ी मैं हैरान रह गया कि रात में ऐसे कौन कर सकता है। तो मैं अभी उसके बारे में ही सोच रहा था कि वह कुछ बड़बड़ाने लगी। और तो मैं आपको सच बता दूं कि मेरे मन में अभी तक डर की दस्तक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसे एक मामूली औरत समझ रहा था। तो मैं सोचा कि कोई बेसहारा होगी और बेचारी शायद इस बाढ़ में उसके घर टूट गए होंगे, तो रात को ऐसे ही बैठी होगी। और ना जाने मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मैं उसके पास उससे पूछने जाने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मैं जैसे ही उसके पास जाकर उससे पूछा कि आप कौन हैं और इस अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हैं, वह मेरी आवाज़ सुनकर उसी समय चुप हो गई। उसका चेहरा अभी भी दूसरी ओर था। तभी वो रोने लगी और गुराने लगी। तो मैं अभी समझ ही रहा था कि उसी मोबाइल में मैंने उसका चेहरा देखा। उसे देखकर मैं उसी पानी में गिर गया। तो मोबाइल और सारा सामान सहित मैं पानी में गिर गया, लेकिन थोड़ा सा चेहरा तो देख ही लिया था। उसका चेहरा भयानक था, मानो आंखें नहीं हो, उसके स्थान पर 2 काले गड्ढे हो। नाक उसका काफ़ी लंबा जैसे चाकू की तरह था और मेरे गला पर हाथ रखकर उसने मुझे पानी में डुबाने लगी। वो वही बोलती रही कि मेरे बच्चा कहाँ है, तुमने उन्हें क्या किया, मुझे मेरा बच्चा दो। मैंने सोच लिया कि आज मैं नहीं बच सकता। मैं वहीं उसी पानी में तड़पने लगा और ना जाने ज़िंदगी के उस लड़ाई में कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर, सुबह हुआ तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे चारों ओर मेरे गांव के कुछ लोग और मेरे चाचा जी और मेरी माँ थी। मेरे गले पर फटे और किसी के हाथों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे चाचा ने बताया कि जब तुम आने में देरी कर दी तो तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा और तुम उसी पानी में तड़प रहे थे। मेरे चाचा और गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वो जल पिशाचिनी थी। तो जब भी बाढ़ आता है वो अपने बच्चों को ढूंढती है। तो कई वर्षों पहले उससे अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा और इसी तरह के काफ़ी दर्दनाक बाढ़ आया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो शायद उसी का शिकार उसके बच्चे हो गए और बाढ़ में बह गए और वह अपने बच्चे को ना पाकर या वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी नदी में कूदकर उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब यह तो नहीं पता कि वह हमें क्यों परेशान करती है और उस दिन मुझे ही क्यों वह मार रही थी। गांव वालों ने बताया कि उसे यदि कोई टोकता है या फिर उससे कोई बात
करता है तो वह उसी नदी में डुबाकर उसे मार देती है और यही बार बार पूछती है कि मेरे बच्चा कहाँ है, उसे मुझे ला कर दो। गांव वालों का कहना है कि आज तक जिसके भी सामने वह आई है या फिर जिससे भी वह उसके सामना हुआ है वो आज तक नहीं बचा है और नदी में डूबा उसका शव मिला है। तो तुम भाग्यशाली हो कि आज तुम बच गए हो और यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है बेटा। और आइंदा से वो कभी दिखी तो तुम्हें उसके पास और कभी उसे टोकना नहीं चाहिए था। तो शायद मैंने उस दिन यही गलती कर दिया था। तो खैर भगवान का शुक्र है कि मैं आज अपने पापा और मम्मी के साथ अभी जिंदा हूँ। तो आज की हमारी ये पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरी दूसरी कहानी जो सुहानी जी ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम सुहानी है और मैं आपको ये कहानी बताने जा रही हूँ। ये मेरे ही साथ घटा था। तो बात ये 2008 की है। तो उस समय मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद में ही एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। मैं उस हॉस्पिटल का नाम तो आपसे नहीं बता सकती, लेकिन वो काफ़ी पुराना था और शायद ना जाने वहाँ मैंने एक बात ज़रूर गौर किया था कि वहाँ मरीज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं आते थे। तो पहली बार तो सोची कि शायद बेहतर सुविधा ना हो या फिर पुराने होने की वजह से लोग नहीं आते होंगे या और कोई कारण भी हो सकता है। तो खैर मुझे इस बातों से क्या लेना। तो मैंने काम शुरू ही कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट समय यानी 7 बजे तक रहती थी या फिर कभी कभी 7:30 भी बज जाते थे। खैर लेकिन जैसे ही मैं 6 या 6:30 बजते उसी समय से मुझे अजीब सी गंध और एक अजीब सी मनहूसियत उस पूरे हॉस्पिटल में फैली महसूस होती थी। मैं आपको बता दूं कि मैं ही एक लड़की के रूप में वहाँ काम कर रही थी और मेरे साथ एक औरत थी। वह तो शाम के 4 बजे ही चली जाती, लेकिन मेरा समय 7 बजे तक निर्धारित किया गया था। खैर समय किसी तरह गुजरने लगा और 3 महीने किसी तरह बीत गए। लेकिन ना जाने क्यों, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल के इस काम और हॉस्पिटल के इस माहौल से मैं काफ़ी उबती गई। लेकिन मेरी यह मजबूरी थी। तभी एक दिन हमारे सीनियर डॉक्टर अमन श्रीवास्तव बोले कि सुहानी, 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 14 में कुछ पुराने इंजेक्शन होंगे, उसे ज़रा ले आना। तो शाम के 7:15 हो गए थे। ये सुनकर मैं काफ़ी अंदर ही अंदर गुस्से से हो गई और किलो अब यहाँ मैं ही दिखी थी। खैर मैं 2nd फ्लोर पर गई तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि मानो वहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। तो चारों ओर धूल और वही टूटी फूटी दरवाजे और खिड़कियाँ लगी थी। सारे कमरे खुले हुए और एक बल्ब सिर्फ वो भी बुझता और कभी कभी जलता वह उस हॉल में दिख रहा था। तो अंधेरे में वो फ्लोर काफ़ी भयावह और काफ़ी मनहूस लग रहा था। खैर मैंने सोचा कि जल्दी से अपना काम कर निकलना चाहिए। मैंने कुछ देर तक रूम नंबर 14 को ढूंढा और जो लास्ट में था तो मुझे दिखा। तो मैंने तुरंत उस रूम में गई और अलमारी खोली। तभी अलमारी की आवाज़ से पूरा फ्लोर गूंज गया। खैर मैंने वे इंजेक्शन लिया और वैसे ही रूम से बाहर निकली तो उस रूम के बगल वाला रूम में किसी की आवाज़ आने लगी। लेकिन यह क्या था? इसमें तो ताला बंद है। तो जब मैंने सभी रूम को देखा तो सारे कमरे खुले थे, लेकिन अकेला वही रूम 13 नंबर था जो सिर्फ एक ताले की वजह से बंद था। मुझे अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब मैं उस रूम के दरवाजे के पास गई तो मुझे एक अजीब डर और अजीब सी मनहूसियत का अनुभव हुआ। तो मैंने जब उस दरवाजे पर कान लगाकर कुछ आवाज़ें सुनी तो कोई लड़की थी, वो शायद बोल रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, और वह रो रही थी। तभी हॉल में अचानक से जलता हुआ बल्ब बुझ गया और एक भयानक चीख के साथ हॉल में एक लड़की फटे कपड़े पहने और उल्टे पैर और बिना सिर के मेरे पास आ रही थी। मैं उस नज़ारे और उस लड़की को देखकर काफ़ी डर गई। मेरी तो चीख ही निकल गई। तभी बाहर से मैंने आवाज़ सुनी तो देखा कि डॉक्टर अमन थे और कुछ स्टाफ जो आ रहे थे। तो इससे पहले वे मेरे पास आते और मैं उनसे कुछ बोलती, मैं
बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं डॉक्टर साहब और कुछ स्टाफ को अपने सामने पाई। वे लोग काफ़ी हैरान और काफ़ी डरे हुए थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि अरे सुहानी, तुम वहाँ क्यों गई थी? तो मैंने पूछा कि लेकिन आपने ही तो मुझे रूम नंबर 14 में ये इंजेक्शन लाने के लिए कहा था। तो उन्होंने हैरानी भरे भाव में बोला, अरे ये तुम क्या कह रही हो सुहानी? मैंने तो तुम्हें नीचे रूम में लाने का कहा था, और तुम वहाँ भी उस रूम नंबर 13 के पास। वहाँ कोई नहीं जाता। वो तो शुक्र है कि तुम्हारे देरी होने पर मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया, और तभी तुम्हारी चीख एकदम से गूंज उठी। तो हमें समझ में आया कि तुम वहीं पहुंच गई हो। लेकिन सर, मुझे तो सेकंड फ्लोर पर आपने ही जाने के लिए कहा था। नहीं, तुम्हारी यह गलत फहमी है। शायद तुम्हें सुनने में कोई गलती हो सकती है। वहाँ आज तक कोई नहीं जाता। और हाँ, आज के बाद तुम भी वहाँ कभी भूल कर भी ना जाना। लेकिन सर, अब इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उसने बात को काटते हुए सुहानी की बातों को रोक दिया। अब तुम अपने घर जा सकती हो। सुहानी उस रात और पूरे कई दिनों तक वो इसी बारे में सोचती कि आखिर में उस कमरे में बंद कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी, या मुझसे कुछ बातें कहने आई थी। ये लोग ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और उसी हॉस्पिटल का रहस्य ज़रूर जानकर रहूंगी। तो सुहानी की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और आशा करता हूँ आपको यह दोनों कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप नए हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार की रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।